16। जी पेज नंबर 271, पेज नंबर 272, क्वेश्चन नंबर 10। Zahir sold a painting to his brother on 10 अप्रैल 2017। हाइब्रिड में कितने लोगों को नोट्स चाहिए कैपिटल गेन की तरह? हाथ खड़ा करें। दूसरी क्लास में कितने लोगों को एक हाथ खड़ा हुआ है? 2, और उधर भी 2 3। इधर कितने लोगों को चाहिए? आपने उधर जाना है, इधर आके देखे ना, इधर मेरा वो काम है ना, मैं कर लूंगा। अच्छा, जहीर सोल्ड अ पेंटिंग, उसको कहीं नोट्स लेके आए 20 कॉपीज कैपिटल गेन की। जहीर सोल्ड अ पेंटिंग टू हिज ब्रदर ऑन 10 अप्रैल 2017 फॉर 2 मिलियन। जहीर ने इसको खरीदा था एक नीलामी से 14 अगस्त 13 को 18 लाख में। आपने करेक्ट हेड ऑफ इनकम बताना है और कंप्यूट करनी है टैक्सेबल इनकम और लॉस अंडर करेक्ट हेड ऑफ इनकम। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ लॉस अंडर करेक्ट हेड ऑफ इनकम। तो बताएं जी, हेड ऑफ इनकम कौन सा है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। नोट करें ना भाई, ये चाचू ने नोट करना है। सीरियस ही नहीं हो रहे बच्चे। हेड ऑफ इनकम कौन सा करेक्ट होगा? कैपिटल गेन। ये साथ वालों को देख के मुस्कुराना नहीं, अपने अपने रजिस्टर निकालें, काम शुरू करेंगे। ये साथ वाला इधर ही है, बाद में इसको जितना मर्जी देख के मुस्कुरा लीजिएगा। डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग जी, पहले हाइब्रिड में चले जाओ ना, उनसे पूछ लो कितना को चाहिए। 1-2 कॉपीज एक्स्ट्रा रखा ना उधर जी। कंसिडरेशन बोले कितने का बेचा है? 2 मिलियन का बेचा और खरीदा 18 लाख का। तो डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग 2 मिलियन माइनस 18 लाख। 2 मिलियन का बेचे है ना, गेन आ रहा है भाई। सोल्ड पेंटिंग फॉर 2 मिलियन, तो गेन आ रहा है जी। हाथ खड़ा करें जिसको नोट्स चाहिए उधर, वो आ गए नोट्स देने के लिए कैपिटल गेन के चैप्टर के। बस और किसी को चाहिए? एक कॉपी एक्स्ट्रा रख दें। 2 मिलियन माइनस 18 लाख दरवाजे के पास रखे ना। 2 मिलियन माइनस 18 लाख 2 लाख। नोट करें, 2 लाख इज योर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। हाइब्रिड में कोई इशू आए तो खड़े हो जाया करें ताकि मैं इधर से देख लूं। ओके, नेक्स्ट। बॉयज हाइब्रिड में नोट्स नहीं देखे है भाई? दे आए? इधर अब देखें किसको चाहिए। अगला सवाल पढ़ें, कॉपी हो रहे हैं। क्वेश्चन 11। हारिस सोल्ड 2 ऑफ हिज पर्सनल व्हीकल्स। भाई व्हीकल तो ज्वेलरी नहीं है, पेंटिंग नहीं है, तो व्हीकल तो पर्सनल मूवेबल एसेट है ना। तो डिस्कस के डिस्कर। तो चलें जी, लिखें व्हीकल इज व्हीकल, नहीं, व्हीकल इज अ पर्सनल मूवेबल एसेट। भाई ये कैमरा मैन आपके साथ बैठ के नहीं लिख रहा, तो उसको तो अजीब तरीके है ना इसका, घर वालों ने सीए करने भेजा हुआ है। व्हीकल इज अ पर्सनल मूवेबल एसेट। माउस किधर है ये इसका? कोई नहीं है। व्हीकल इज अ पर्सनल मूवेबल एसेट, देयरफॉर इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। So it is not chargeable under any head of income. ये किसी भी हेड ऑफ इनकम में चार्जेबल नहीं है। घर वाली चीजों का बेचना किसी भी हेड ऑफ इनकम में चार्जेबल नहीं है।
ओके नेक्स्ट, Najam had purchased a house. Question number 8. Najam had purchased a house in 2021 कर लें, चलें 2021 कर लें इसको मिसाल के तौर पे। असल में ये सवाल देखें ना 2017 में आया हुआ है, छोड़े पर इसको। अब जो असल में अटेम्प्ट आएगी ना तो उससे मुराद वो यही होगा कि 2027 है ये और ये सारा। नजम हैड परचेज्ड अ हाउस इन 2021 फॉर 20 मिलियन। उसने घर खरीदा है 20 मिलियन का। ऑन यकम जुलाई 2006 को, यानी टैक्स ईयर 2027 कर लेना अब, टैक्स ईयर 2027 में ऑन यकम जुलाई 2000, टैक्स ईयर 2027 कब से कब तक बनेगा? यकम जुलाई 2026 से लेके 30/6/2027। तो ऑन यकम जुलाई 26 नजम एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद जमीर फॉर सेल ऑफ द हाउस फॉर 25 मिलियन। उसने कहा जमीर में तुम्हें ये 25 मिलियन का घर बेच देता हूं। एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के मुताबिक नजम रिसीव्ड ₹5 मिलियन ऑन द डे द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड। उसको 5 मिलियन उसी दिन मिल गए थे एंड द बैलेंस अमाउंट वाज टू बी पेड ऑन 30 सितंबर 2026। However, due to financial difficulties, जमीर का जमीर जागा एंड जमीर फेल हो गया क्यूएम में, सॉरी, जमीर फेल टू पे द बैलेंस अमाउंट, जमीर बकाया अमाउंट देने में नाकाम हो गया ऑन द ड्यू डेट, और नतीजा तन, और इसकी वजह से नजम ने कब्जा कर लिया इस एडवांस पर। नजम ने कब्जा कर लिया इस एडवांस पर, फोरफिटेड, कब्जे में ले लिया। एडवाइज नजम को एडवाइज करें about the taxability of above transaction in the income tax ordinance 2001। अच्छा जी, हमने ये पढ़ा था प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर कि एनी अमाउंट, एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट पेड बाय बायर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर, तो बायर ने जो भी पैसे पे किए हैं वो सेलर की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होंगे। तो ये बिल्डिंग है या ओपन प्लॉट है? हाउस है, हाउस है। तो ये किस हेड में जाएगा? तो लिखें एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, any forfeited deposit paid under a contract for sale of land or building falls, और बोलो अगे, under the definition of rent, falls under the definition of rent। क्या देख रहे हैं साथ वाले का? वो तो खुद यहां से देख के लिख रहा है। For the sale of land or building falls under the definition of rent। So it is chargeable under that income from 100 rupees 5 million forfeited deposit is Najam's Z या S is Najam's income from property। आप एडवाइस करने तो साथ लिखें ही विल बी अलाउड रिपेयर अलाउंस इन दिस रिगार्ड एज वेल। रिपेयर अलाउंस तो घर बिल्डिंग वगैरह का हमेशा माइनस करना होता है। ही विल बी अलाउड ए डिडक्शन फॉर रिपेयर अलाउंस, उसको रिपेयर अलाउंस की रिडक्शन अलाउ हो जाएगी। वो तो चैप्टर ही हो रहा है।
रिपेयर अलाउंस सिर्फ प्रॉपर्टी के चैप्टर में जो रेंट जिसको हम कहते हैं उसमें से माइनस होता है। ओके नेक्स्ट, व्हाई यू पीपल लेट? कौन सी क्लास लेट खत्म हुई? BLD किसी क्या मतलब है? सर आसिफ की क्लास है? कौन सी वाली? लॉ की 1:30 बजे खत्म हुई है। नमाज पढ़ के खाना खा के आए हैं तो भाई 20 मिनट में आराम से नमाज पढ़ी जाती है, आप आ सकते थे। आपकी आगे मर्जी है, खाने खाएं, बाद में चाय पिए, आपकी मर्जी है, बाद में स्वीडिश खाएं, सब कुछ करके आया करें जी। क्लास की तो खैर आती जाती चीज़ है, वो तो रोजाना ही होती है ना क्लास तो। ओके हमें तो याद पड़ता है पूरे कैफ में एक भी छुट्टी नहीं की थी। ओके ऑन 15 फरवरी 2007 यानी 15 फरवरी 2027, अभी जून से पहले पहले, ऑन 15 फरवरी 2027, नोट्स को पता करो, नजम सोल्ड द हाउस टू फरीद फॉर 30 मिलियन। नजम ने ये घर बेच दिया फरीदा को, कितने में? अच्छा ये घर खरीदा कितने का था? कितने का बेचने का सोचा था, लेकिन उसको तो नहीं बेचा, उसको तो नहीं बेचा। फिर अगले को कितने का बेच दिया? क्या लिखा हुआ है? सोल्ड। सोल्ड का क्या मतलब होता है? बेच दिया। पिछले को तो बेचना था, एग्रीमेंट किया था सेल का, लेकिन बाद में सेल तो इस नए बंदे को बेच दिया। अच्छा घर का बेचना कहां जाएगा? घर का बेचना, 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 ये घर का बेचना पेज नंबर 256 पे हमने पढ़ा था। एनी गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंजुम situated in Pakistan shall be chargeable to tax as a separate block। तो ये कैपिटल गेन के चैप्टर में जाएगा एज अ सेपरेट ब्लॉक। अच्छा भाई अब मुझे ये बताएं, क्या ये 1 जुलाई 24 के बाद खरीदा है या 1 जुलाई 24 से पहले का खरीदा हुआ है? 1 जुलाई 24 से। अगर तो इस अटेम्प्ट में ये टेबल दिया हुआ था तो फिर इस टेबल को खोल के आपने थोड़ी सी डिस्कशन में शक करानी थी, क्योंकि सवाल ने पूछा हुआ एडवाइज अबाउट द टैक्सेबिलिटी। को टैक्स निकालना तो ऐसा जितना जरूरी नहीं लग रहा, एडवाइज अबाउट द टैक्सेबिलिटी। तो इसमें फिर ये ओपन प्लॉट है या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है? फ्लैट तो नहीं है, फ्लैट्स में तो वो फ्लैट एक होते हैं, 4-5 फ्लोर्स होते हैं, उसमें कोई एक फ्लैट आपका होता है। ये तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, घर है ना, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। और इसका होल्डिंग पीरियड 21। अब हम गिन नहीं सकते ना, 21 में पता नहीं कब खरीदा है। चलें 21 पूरा गिन लें, 21 में तो पता नहीं कब खरीदा है। 21, 22, 26, बल्कि 27 के भी कुछ दिन है ना, तो 6 साल से भी ज्यादा ही लग रहा है। ये तो 6 साल क्या, ये तो 4 साल के बाद भी बेचा जाता तो रेट कितने % था? ओ बोले, अगर 4 साल के बाद भी बेचा जाता रेट कितना था? ये तो उल्टा 6 साल बाद बेचा गया, फिर तो ऑब्वियसली रेट क्या है? 0%। लिखें द डिस्पोजल ऑफ हाउस, ले आए, द डिस्पोजल ऑफ हाउस is a capital gain, is a capital gain income chargeable as separate block, is a capital gain income chargeable as separate block। ये हाइब्रिड में कुछ सो तो नहीं रहा। is a capital gain income chargeable as separate block, its tax it's the gain of rupees कितना? the gain of rupees 10 million, 30 minus 20, 30 minus 20, the gain of rupees 10 million is chargeable to tax
ये देखा ना 10 million, 30 minus 20 is chargeable to tax at the prescribed rates. At the prescribed rates. अच्छा, अगर फर्ज करें इस अटेम्प्ट में ये टेबल नहीं दिया हुआ था तो फिर आगे ये लिख के आ जाते हैं एट द prescribed rates डिपेंडिंग अपॉन द डेट ऑफ परचेज एंड डिपेंडिंग अपॉन द होल्डिंग। दो वजह से डिसाइड होता है ना रेट। अगर यकम जुलाई 24 के बाद खरीदी है तो रेट और है, अगर यकम जुलाई 24 से पहले खरीदी है तो रेट और है, अगर एक साल के अंदर अंदर बेची है तो रेट और है, अगर 2 साल के अंदर अंदर बेची है तो रेट और है। तो डिपेंडिंग अपॉन बोले डिपेंडिंग अपॉन द डेट ऑफ परचेज एंड डिपेंडिंग अपॉन द होल्डिंग पीरियड। बड़ा बड़ा करके छोटा सा लिखें, डिपेंडिंग अपॉन द डेट ऑफ परचेज, डिपेंडिंग अपॉन द डेट ऑफ परचेज एंड होल्डिंग पीरियड। ये हाइब्रिड में थर्ड रो प्लीज लिखना है, ये इस तरह तो प्रोग्राम नहीं चलेगा ना क्लास में। जी शुक्रिया। डिपेंडिंग अपॉन द डेट ऑफ परचेज एंड होल्डिंग पीरियड। ओके, हाइब्रिड वाले जरा मुतवज्जे रहे, उनकी बॉल पॉइंट का कलर तक नजर आ रहा होता है इधर, तो प्लीज खुदा के लिए लिखें। अगर आप नहीं लिखेंगे तो हम इधर से पता चल जाएगा। ऑनलाइन वाले भी जरा जाग लें। ओके, सालेहा इसका 0.4 करें। डिस्कस है, डिस्कस। भाई कैपिटल गेन के नोट्स कहां कॉपी हो रहे हैं भाई, बांध दो यार। हाँ जी लिखें भाई, लिखें। अब आप लोग खुद इसका जवाब लिखें। हाथ खड़ा रखें जिसको नोट्स चाहिए कैपिटल गेन के। किसी को नहीं चाहिए, इस तरह हाथ खड़ा जिसका हो उसको दे दो। भाई उस्मान से कहो मेरा फोन उठा ले यार, या फोन को बेच के यार मुंडे खा ले यार, उसे कहो मेरा फोन उठा ले। सालेहा इज अ रेजिडेंट पर्सन, शी डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग एसेट ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2027। उसने ये एसेट्स बेचे हैं ऑन 20 अक्टूबर 2026। 20 अक्टूबर 2000 उसने एक डाइनिंग टेबल बेच दी। उसने कहा कारपेट पे बैठ के खाना खाऊंगी। टू फहीम फॉर 18,000 विच ही हैड परचेज्ड ऑन 15 मई फॉर 15,000 फॉर। तो बताएं वही जवाब दे के आएंगे जो अभी थोड़ी देर पहले किसका दे के आए हैं, वही कल का। लिखें डाइनिंग टेबल is normally used at the time of lunch and dinner। नहीं वो सवाल थोड़ा लंबा जवाब होना चाहिए ना, 2-3 सफे का एग्जामिनर भी इंप्रेस हो जाए। डाइनिंग टेबल, अच्छा डाइनिंग टेबल इज अ पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, देयरफॉर इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। so it is not chargeable under any of the head of income। भाई ये माउस साडा कितने अरेंज करो जरा, कल तक अरेंज करेंगे, ठीक है। जो मर्जी लगा दो, चलो कल से लगा देना। बच्चे आ गए अब सारे, चलो वो किधर है भाई उस्मान। अच्छा मोहतरम, अब जो टेस्ट था हमारा, टेस्ट के अंदर जो सवाल था, नोवा टेक्सटाइल लिमिटेड इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी। टेस्ट तो आपके पास नहीं है, कोई मसला नहीं, इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी लॉ। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हो जाए ना, तो उसके लिए ये नहीं देखा जाता कि वो कंपनी जो है वो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का है। चैप्टर 18 का एक सफा कॉपी करा के लाना था, तो 1980 हो गया। अच्छा हाँ बोलें, तो उसके लिए नहीं देखा जाता कि मैनेजमेंट कंट्रोल का है। जो कंपनी पाकिस्तान के लॉ में इनकॉर्पोरेटेड है
उसके लिए क्या रूल है, वो बाय डिफॉल्ट क्या है, तो इसके लिए मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ही सिरे से देखा नहीं जाएगा। ये देखें ना, अगर एक कंपनी नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान है उसके लिए मैनेजमेंट कंट्रोल देखा जाता है। सो दैट्स व्हाई क्या लिख के आना था, भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल शेयर होल्डर्स और रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज इन कनाडा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो किस कंपनी का देखना होता है, जो नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन, तो ये क्या है, इनकॉर्पोरेटेड इन, इसलिए इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखने की जरूरत ही, ये बाय डिफॉल्ट क्या है। अब कितने लोग धोखा खा गए थे, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाहर के धोखा 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 धोखा, हाइब्रिड में कितने लोगों ने धोखा खाया था, धोखा 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 धोखा, ऑनलाइन में कितने लोगों ने धोखे खाया था। ओके, बिलाल तो वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है ना, तो इसने तो रेजिडेंट ही होना था, ये तो आसान था। ओरियन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर, हाँ ये बाहर के मुल्क में इनकॉर्पोरेट है, इसके लिए मैनेजमेंट कंट्रोल देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट कंट्रोल 31 अक्टूबर तो पाकिस्तान रहा है ना, तो थोड़े दिन भी पाकिस्तान रहे, एट एनी टाइम इन द ईयर अगर पाकिस्तान है तो ये क्या है, सो दैट्स व्हाई इट वाज अ रेजिडेंट कंपनी। मिस्टर दानिश के लिए दिन गिन लेने थे मेरे ख्याल से, ये कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो नहीं है, तो इसके लिए दिन गिन लेने थे। बाकी एमसीक्यूज में तो कोई मसला नहीं था किसमें था, यस सर, नो सर, बस ये था इसमें से। अब व्हाट अमाउंट इज डिडक्टेबल, तो असल में रेंट कलेक्शन चार्जेज है, वैसे तो रिपेयर अलाउंस भी डिडक्ट होता है, लेकिन वो ऑप्शन इस तरह हमने ड्राफ्ट की थी कि सिर्फ वो उसी तक जवाब था, रेंट कलेक्शन चार्जेस तक, तो इसमें रेंट कलेक्शन चार्जेस आपने बता देने थे खाली। बाकी क्वेश्चन 4 की टेंशन नहीं है, ये आप लोग खुद भी देख के कर लेंगे सोल्यूशन से, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे थे करा दें, इससे बड़े बड़े हाई लेवल के सवाल हमने आने वाले दिनों में अभी करने शुरू करने हैं, तो ये तो सवाल आपको ऐसी हलवा महसूस होगा। बहरहाल एक लाइन लिखी हुई थी कि मिस्टर हमजा ने रिसीव करना शुरू किया 6 लाख फ्रॉम 1 जुलाई 23 ऑनवर्ड्स, और फिर आगे भी, अगेंस्ट लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद, अच्छा अदर सोर्स में रिपेयर अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है, रिपेयर अलाउंस तो सिर्फ किस चैप्टर में माइनस करने की इजाजत है, तो इसको तीनों सालों में इनकम में डालना था और 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना था। 6 लाख के साथ लिखा हुआ है पर मंथ, तो मिस्टर हमजा आल्सो स्टार्टेड रिसीविंग 6 लाख फ्रॉम 1 जुलाई 2023 एंड ऑनवर्ड्स। 23 में भी इसको 6 लाख मिला और ऑनवर्ड्स भी फिर मिलता रहा, तो नहीं फिर 24 का तो हमें से कंसर्न है ना, 6 लाख 24 में मिला, 6 लाख 25 में मिला और 6 लाख 26 में मिला। आपके जहन में क्या आया था, एज्यूम कर लिया था एनुअल है, एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, जब तक पर मंथ नहीं लिखा हुआ तब तक एनुअल है, तब तक एनुअल है। ज़कात तो सिर्फ 1 साल माइनस करनी थी, ये तीनों साल नहीं, तीनों साल करनी थी, डन। लेकिन ये जरा एहतियात करनी थी आप लोगों ने, जिस तरह हमने सोल्यूशन में किया हुआ है, कि तरीका ये होता है, आज अभी मैं आपको एक फुल फ्लैश न्यूमेरिकल करवाने लगा हूं, तरीका ये होता है कि आप पहले वर्किंग में जाके इनकम निकालें और फिर न्यूमेरिकल का क्या बनाएं, फेस बनाएं। वर्किंग में जाके इनकम निकाला करें, फिर न्यूमेरिकल का फेस बनाया करें। अच्छा जी, क्वेश्चन 5 की जो पहली 2 एडजस्टमेंट्स है ना, वो पास पेपर के एक सवाल में से ली गई हैं, वो है चैप्टर 18। चैप्टर 18 का एक सफ़ा है, अभी फोटोकॉपी होके आपके पास आ रहा है, वो इंशाल्लाह हम आज नोट्स में भी अपलोड कर देंगे, कल रात तक शायद किताब भी अवेलेबल हो जाए। तो चैप्टर 18 का एक सवाल है जो, जिसकी पहली 2 एडजस्टमेंट्स में, चैप्टर 18 में असल में हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे, तो न्यूमेरिकल्स को इंशाल्लाह बड़ी तफसील से हम करेंगे आने वाले दिनों में। आज हम पहला न्यूमेरिकल करते हैं इसका, जिसमें ये पहली वाली 2 एडजस्टमेंट जो आपको टेस्ट में आई थी ये भी कवर हो जाएंगी। लेकिन ये फरहीन है, उधर कोई और नाम लिखा हुआ था, नाम में क्या रखा है, हमने तो कॉन्सेप्ट देखना है, सारी वही वाली इंग्लिश है। अभी ये सफ़ा आपके पास आ रहा है, चैप्टर 18 का सफ़ा है, चैप्टर 18 आज हम अपलोड कर देंगे। फरहीन इज रेजिडेंट फाइलर, याद करा देना उसको, फरहीन इज रेजिडेंट फाइलर एंड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू टैक्स ईयर 2020। फरहीन ने टैक्स ईयर 2020 के बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन दी है। शी ओन्स अ बंगला सिचुएटेड इन मुल्तान, उसके पास मुल्तान में एक बंगला है, विच वॉज गिवन ऑन रेंट टू अब्बास अंडर रेंट एग्रीमेंट फॉर
4 years। ये 4 साल के लिए उसने अब्बास को किराए पे दे दिया है, विच एक्सपायर्ड ऑन 31 मार्च 20। और ये रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर कब हो गया? हमारे साल के मिड में। मिड का मतलब एग्जैक्ट मिड नहीं होता, मतलब हमारा साल खत्म होने से 3 महीने पहले ये रेंट एक्सपायर हो गया। और हमने अब्बास को कहा, अब्बास साहब आप तशरीफ ले जाइए यहां से। डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड एज पर रेंट एग्रीमेंट, ये उससे जो रेंट एग्रीमेंट हुआ था उससे पेमेंट्स कब रिसीव की थी? भाई उससे तो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट 4 साल पहले रिसीव की होगी ना। डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स रिसीव्ड एज पर रेंट एग्रीमेंट, उससे तो रेंट एग्रीमेंट कितने साल पहले हुआ था, और आज वो क्या जा रहा है? छोड़ के जा रहा है। उससे किराया एग्री हुआ था 1,75,000 पर मंथ, 4 सालों से वो दे रहा होगा। लेकिन हमारे साल में सिर्फ 9 महीने हैं, हमारे साल में 4 साल नहीं है टोटल। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी ये हम नहीं पे कर रहे, पेमेंट्स रिसीव्ड हैं। ये गार्ड की सैलरी कहीं नीचे दी होगी, उसको गार्ड मुहैया करने के बदले हम उससे कितने पैसे ले रहे हैं? हाँ, उसको गार्ड मुहैया करने के बदले हम उससे पैसे ले रहे हैं 50,000 पर मंथ। तो एक हम उससे रेंट ले रहे हैं, एक हम उससे गार्ड की सहूलत देने के बदले 50,000 ले रहे हैं, और एक हमने उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप पकड़ा हुआ है, कितना? 25 लाख। ओके। ऑन एक्सपायरी ऑफ रेंट एग्रीमेंट, जब ये रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ, फरहीन ने वापस कर दिया यह पैसा अब्बास को, और एक और बंदा जिसका नाम जफर रखा था उसके अम्मी अब्बू ने, उसको किराए पे दे दिया ऑन सेम टर्म्स। उससे भी यही किराया एग्री हुआ, उससे भी सिक्योरिटी गार्ड की सहूलत इतने में दे रहे हैं, यानी उसे सिक्योरिटी गार्ड की सहूलत दे के सिक्योरिटी गार्ड के सहूलत देने के बदले उससे 50,000 ले रहे हैं, और 25 लाख रुपया उससे एग्री हुआ नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, वही ऑन सेम टर्म्स एंड कंडीशंस। और फरहीन ने 40,000 पर मंथ सिक्योरिटी गार्ड को दिया है, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड तो इसको शायद कहीं से भी मिला होगा, तो किसी सर्विस कंपनी के पास चली गई हैं जिन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए थे, तो उस सर्विस कंपनी को हम 40,000 दे रहे हैं। 10,000 की बचत हमें यहां से भी हो रही है, विच प्रोवाइड सिक्योरिटी गार्ड एट बंगला। ओके, अच्छा भाई, तो ये रेंट एग्रीमेंट शुरू कब हुआ होगा? 4 साल है ना, तो ये किस दिन इसको हमने किराए पे दिया होगा? रिवर्स चल के सीधा चल के देख लिया कि नहीं। यकम अप्रैल 16 बोल रहे हैं आप, तो गिन लेते हैं। यकम अप्रैल 17, यकम अप्रैल 18, यकम अप्रैल 19, यकम अप्रैल 20। सही पहुंचे आप, बिल्कुल सही पहुंचे। ठीक है, तो इसको 4 साल रिवर्स मारें, जरा 4 साल बैक जाएं। इस 4 साल बैक जाने का आसान तरीका, 31 मार्च 19, 31 मार्च 18, 31 मार्च 17, 31 मार्च 16। तो 31 मार्च 16 की जगह बेहतर है लफ्ज बोल दें यकम अप्रैल 16। तो कब से कब तक ये किराए पे रहा? यकम अप्रैल 16 से लेके 31 मार्च 20 तक। तो आप अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लें पेज 499 क्वेश्चन 33। तो जब किताब आएगी इंशाल्लाह कल परसों तक, तो वो फिर मसला नहीं होगा आपको। पेज 499 क्वेश्चन 33। भाई वो सिंगल पेज कॉपी होना था, किधर है? मशीन खराब होगी। ओके, अब हमने क्या करना है माय डियर? किस दिन से किस दिन तक घर किराए पे रहा है पुराने का पास? 16 से 31 मार्च 20, यानी कि 16 के साल में पहली दफा आया था। 17, 18, 19, 20, ऐसा ही है। 16 के साल में वो आ गया था। 17, 18, 19, हमारा साल कौन सा? 2020। वो किस दिन आ गया था? यकम अप्रैल को। दूसरी क्लासों में जाए ना दोनों में। ठीक है, पॉज कर दो 1 मिनट के लिए। बांटे जी, हाथ खड़ा कर दें, किसी को सफा ना मिलाओ। ये इधर। ओके, अब मुझे ये बताएं कि हमने किस सफर है क्या? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हमने किराए पर किस दिन दिया है? यकम अप्रैल 16 को।
ये काम अप्रैल 16 को, और करते 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 31 मार्च 20 तक। ये होता है ना 30 जून 20। कोई दीवाना ऐसा तो नहीं जो दिसंबर वाला इधर बैठा हुआ है क्लास में, उसे क्लास के बाद मेरे पास जमा करवाएं आप, हम उसको इंशाल्लाह सेट कर देंगे। 30 जून 20, ये क्या तारीख है? 30 जून 16, 30 जून 17, 30 जून 18, 30 जून 19, 30 जून 20। कब से कब तक घर किराए पर रहा? कब से कब तक घर किराए पर रहा? यकम अप्रैल 16 से लेकर 31 मार्च 20 तक। ये 25 लाख उससे कब लिया था? ये 25 लाख उससे कब लिया था? इस दिन लिया होगा। तो 25 लाख को यहां 10 से डिवाइड किया, 2.5 लाख। 25 लाख को यहां 10 से डिवाइड किया होगा, 25 लाख को यहां 10 से डिवाइड किया होगा, और 25 लाख को यहां 10 से डिवाइड किया होगा। लेकिन जाने वाले साल में तो 10 से डिवाइड नहीं करना 25 लाख को, बल्कि वो नए वाले का देखेंगे कितना आया। इज इट सो? तो कितने लोगों ने 3 समझ लिया था? 3 साल पिछले गुजरे हैं। ये 3 साल वाले हाथ खड़ा करें। धोखा खाया, धोखा खाया, धोखा खाया, धोखा खाया। एक ने धोखा खाया, बाकी सबने 4 लिखा था। हाथ खड़ा करें। 2 ने 4 लिखा था, बाकी सारे 5 और 7 वाले थे। आपने क्या किया था? अच्छा, टेस्ट रूम देखा नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कुछ बच्चे ऐसी ऑनलाइन की मीटिंग में भी पूछ रहे थे कि ये बता दें कि ये 4 क्यों लिए हैं भाई? ये 4 दफा साल खत्म हुआ है, मैं क्या करूं? असल में एग्जैक्ट यहां पे तो किराए पे नहीं दिया ना हमने। अगर एग्जैक्ट यहां पे किराए पे दिया होता तो फिर एक दफा इधर जाता, एक दफा इधर जाता, एक दफा इधर जाता, फिर इस साल तो हो सकता है अगला आ जाता। तो हमने किराए पे किस दिन दिया है? यकम अप्रैल 16 को। इसके बाद कितने 30 जून आए? 1 2 3 4। सही है। इस साल हमने किया होगा 25 लाख डिवाइड बाय 10। अच्छा, वो जो सबसे पहला सवाल हमने क्लास में किया था जिसमें बेस बनाई थी, उसमें भी तो यही सीखा था। 1,75,003 किया होगा इस साल। ओए हाँ, 1,75,003 किया होगा, और 25 लाख डिवाइडेड बाय, ये उनसे बात हो रही है जो प्रॉपर्टी का चैप्टर लेके आए हैं, तो जंपा मार मार के सिलेबस ले रहे हैं, उनसे बात नहीं हो रही। 25 लाख डिवाइड बाय 10, फिर इधर 1,75,000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 12, और 2.5 लाख 25 लाख डिवाइड बाय 10। सेम इधर क्या करें? 1,75,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 9, इसको 9 से। लेकिन इस 25 लाख को ना देखें, ये 25 लाख पुराने के, ये 25 लाख जा, और नए से भी सॉरी 25 लाख आ, नए से भी 25 लाख आ, वो देख लेते हैं, वो नए वाला 25 लाख देख लेते हैं। तो 5-6 लाइनें सवाल के फेस के लिए छोड़ दें। साथ वाले का फेस देखें कितना है, ऐसे रख के जरा, कितना निकला है? आ गया पूरा हाथ में, काला मारकर। भाई तैयार होके आना होता है कॉलेज में या तैयारी करके आना होता है? तैयार होके आना होता है, ठीक। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेनेट, हमारे साल का सिर्फ बताने 1,75,000 ज़रब 9 मंथ्स। अगर आपने दूसरे बंदे का भी इधर डालना है तो भी जगह छोड़ दें, टोटल ना करें, कोई मसला नहीं। और अगर आपने ऐसे लिखना है रेंट ओल्ड का, तो वो फिर ऐसे कर दे, फिर नए का बाद में निकाल लेंगे, ठीक है? जैसे आपकी मर्जी, वो कोई मसला नहीं, घर की बात है। अच्छा, ये तो 1,75,000 हो गया पुराने से। नए को किस दिन घर किराए पे दिया? ऑन एक्सपायरी ऑफ रेंट। पुराना निकल रहा था, इधर से नए की पेटियां अंदर जा रही थी, उधर से पुराने की पेटियां निकल रही थी, 10 सेम डे ऑन एक्सपायरी ऑफ रेंट एग्रीमेंट। फरहीन रिफंडेड द सिक्योरिटी डिपॉजिट टू अब्बास। अब्बास, ये तेरा 25 लाख, और नए से 25 लाख कैच कर लिया ऑन द सेम टर्म्स एंड। तो अब बताएं नए से किराया कितना ले रही है? 1 से। नया आया कब? जो पुराना एक्सपायर हुआ था, वही जिंदा है पुराना। जब पुराने का रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ था तो तब नया आया, नए से कर आया कितना आया जी? बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के टोटल करवाएं।
जी 21 लाख पुराने से, ग्रैंड टोटल बता रहे थे 15,75,000, 5,25,000। आप इसको पेपर में 12 से भी मल्टीप्लाई कर दिया था तो आपको पूरे नंबर मिलने हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। मैंने 9 और 3 से अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहुंचे तो दोनों कराची, वन एंड द सेम थिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। गॉट इट? शुड वी मूव नेक्स्ट? ओके, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, नॉन एडजस्टेबल एडवांस। न्यू कितना आया? न्यू 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 25 लाख। लेस पुराने से कितना आया था? पुराने से 25 लाख। वो कितनी दफा 10 से डिवाइड हुआ? 1 2 3 4। कितनी दफा 10 से डिवाइड हुआ था? तो अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन जैसे निकालते थे, यानी 25 लाख डिवाइड बाय 10, 1 साल की डेप्रिसिएशन, मल्टीप्लाइड बाय 4 तो 4 साल की डेप्रिसिएशन, उस तरह कर सकते हैं। या बोंगों की तरह ऑलरेडी टैक्स्ड, ऑलरेडी टैक्स्ड, ऑलरेडी टैक्स। नए से आया 25 लाख, ऑलरेडी टैक्स्ड। पुराने का 25 लाख डिवाइड हुआ होगा 10 से हर साल, लेकिन टोटल कितने साल डिवाइड हुआ होगा 10 से? 4 साल। मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1 मिलियन। डन। अब क्या करना है बोले? इन दोनों को नेट करना है। इन दोनों को नेट करके जवाब 15 लाख डिवाइडेड बाय 10। वही किया था उस क्लास में। उस क्लास में मुझे याद है 6 लाख रुपया पुराने से आया था, वो 2 साल इनकम में गया था, फिर नए से 9 लाख आया था। 9 लाख माइनस 1,20,000 किया था, और वो जो बच गया था 7,20,000, इतना ज्यादा याद है मुझे, डिवाइड बाय 10, तो उसको 72,000 करके हर साल में इनकम में डाला था। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है, टेस्ट में नहीं किया, व्हाइट बोर्ड पे कह रहा हूं, रिपीट कर रही है जी। जवाब दे दें आज। चलिए, ये मैं आपकी तरफ से जवाब समझता हूं। 150,000। फड़ ले मुंडिया। मॉर्निंग होती है, इवनिंग होती है, यूं ही जिंदगी फिनिश होती है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर नॉन एडजस्टेबल अमाउंट 29 जून को भी आई है या 30 जून को भी आई है तो डिवाइड बाय 10 करेंगे। For further details, you can contact me in person. Okay? अच्छा जी, अब ये 50,000 रुपया और भी आया है, ये जाएगा इनकम फ्रॉम, और इसमें से खर्चा माइनस होगा 40,000। अब अच्छा, अभी मैं रिपेयर अलाउंस माइनस नहीं करा, क्योंकि इनकम और प्रॉपर्टी में अभी कुछ ऐड होने वाली चीज़ें और रहती हैं, तो फिर रिपेयर अलाउंस बेहतर है सवाल के एंड पे माइनस कर लिया करेंगे। ठीक है, अब हम चीज़ों को ज़रा बड़े लेवल पे देखने लगे हैं। पहले हम चीज़ों को दरमियाने लेवल पे, छोटे लेवल में, पहले हम चीज़ों को दरमियाने लेवल पे देख रहे थे, अब हम चीज़ों को बड़े लेवल पे देखने लगे हैं। तो इसलिए मैं रिपेयर अलाउंस फिलहाल माइनस नहीं करा, हो सकता है अगली किसी एडजस्टमेंट में और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आनी हो। अच्छा जी, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी को कहाँ लेके जाएं? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड के बदले जो मैं उससे ले रहा हूं उसको अदर सोर्स में ले जाएं, और सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी को उसके खर्चे में ले जाएं। सो इसके नीचे 7-8 लाइनें छोड़ दें और हेडिंग दें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये विच जिन्होंने डाला इनकम प्रॉपर्टी के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बोले उनके साथ क्या किया जाए? प्रॉपर्टी के चलते चलते विच उन्होंने अदर सोर्स डाल दिया, और जिन्होंने IFP IFOS लिखा है उनके साथ क्या किया जाए? पहली दफा है, उनका टेस्ट मार्क नहीं किया जाए। ये मेरे ख्याल से पहली दफा ही सबक मिल जाए ना उनको, तारीखी सबक, गोली मार दी जाए। गोली इतनी सस्ती। अच्छा, ग्रॉस रेंट,
बस छोड़े पर आप बस कर दें, अब इसको 12 से ही मल्टीप्लाई कर दें। पुराने का 9, नए का 3। भाई इतना टाइम नहीं, ये तो ऐसे समझाने के लिए कर रहे थे हम। चलो इस तरह कर लो, 50,000 तरफ 9 कर लो। अब्बास 9 महीने का हाउ डेयर यू। अच्छा नहीं, और दूजा केड़ा है जफर, सॉरी 6 लाख आ रहा है आजकल, माशाल्लाह। तो मेरे भाई ये हम क्या निकाल रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। जो पढ़ाई नहीं करता वो जरा इधर तशरीफ लाए। आज हो ना, 2-4 लोग तो उठ के आओ ना। आप पढ़े हो, खड़े हो जाओ। डिफाइन कैपिटल एसेट, इधर आओ। डिफाइन कैपिटल एसेट, डिफाइन कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट के अंदर वो चीजें नहीं आती। पेपर इंग्लिश में आ रहा है इस दफा मेरे ब्रो। कीप स्माइलिंग टिल असर। कैपिटल एसेट means Capital asset does not include. means a property, means a property. Capital asset means a property that is Connected with business or not, connected with business or not, but does not include but does not include any trade, any trade, any stock that is a trade, और उसके बाद any raw stock material- that is trade। तो ना बोला ना, सही तरह बोला। stock tradable, हाँ साथ साथ पढ़ना है इस तरह। raw material और उसके बाद any movable assets वो भी नहीं आएंगे इसके अंदर। इस डेफिनेशन से पास हो जाओगे, इस डेफिनेशन से पास हो जाओगे। बोलो हाथ करो, इस डेफिनेशन से पास। इस डेफिनेशन से पास हो जाओगे। लिखते लिखते याद आ जाएगा। हाँ लिखते लिखते याद आ जाएगा। लिखते लिखते याद आ जाएगा। चलो ये मसला कब से है, चलो चलो बैठो बैठो ना, लिखते याद आ जाएगा। साथ वाले के हालात कैसे हैं? अच्छा मोर और लेस सेम है, ठीक है। लेस रिडक्शंस। भाई खुदा के लिए अभी से याद कर लें, ये क्या जुल्म कर रहे हैं आप लोग अपने ऊपर। और अगर आप खाली लिख के आ जाएंगे यानी स्टॉक एंड ट्रेड, रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स, तो इसमें कैसे कहां से नंबर कटेंगे? स्टॉक एंड ट्रेड, कंज्यूमेबल्स और रॉ मटेरियल लिख के आ जाएंगे तो किस बात पे नंबर कटेंगे? यूज्ड इन बिजनेस, हेल्ड फॉर बिजनेस नहीं लिख के आएंगे तो नंबर कटेंगे ना। रॉ मटेरियल तो घर में गाजर भी काट रहे होते हैं गाजर के हलवे के लिए, तो खाली रॉ मटेरियल लिखने से काम चलेगा? सर लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद करने हैं भाई, लॉ के सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। अगर आप लिख के आ जाएंगे रॉ मटेरियल और साथ आप लिख के आ जाएंगे क्या कहते हैं कंज्यूमेबल्स, तो जो तीसरी चीज उन्होंने लिखी हुई है स्टॉक एंड ट्रेड वो तो मिस हो गई। तो ये एस्पेक्ट हैं सारी चीजों के कवर करने हैं। अब कई सालों से लोग याद कर रहे हैं, अब ऑनलाइन में तो धड़ाधड़ सवाल पूछ रहे होते हैं बच्चे, एज इट इज याद करने हैं, हम क्या करें, हम कैसे याद करें? भाई कई सालों से लोग कर रहे हैं, पास हो रहे हैं। पता नहीं हमने भी अपने जमाने में किया था। खर्चा जरा 12 ही कर दें, खैर है 4,80,000। टोटल मैंने पूछा, कौन बोला टोटल? तू बोला टोटल? अभी पूरा सवाल खत्म हो गया? बोल, तेरी वजह से मसला होता है। टोटल बोल रहे हैं। ओके जी, शी ओन्स, शी कौन है? अच्छा फरीन। शी ओन्स अ रेजिडेंशियल प्लॉट इन कराची। उसके पास एक प्लॉट है कराची में, मार्च 2020, हमारा साल खत्म होने से 4 महीने पहले फरहीन ने फैसला किया कि अब मैं रहूंगी या ये प्लॉट रहेगा। घर उन्होंने कहा ठीक है फिर प्लॉट ही बेच दे। टू सेल द प्लॉट टू महरीन। Oh, what a short it is. Farheen is selling the plot to Mahrin
फॉर 22 लाख। महरीन तुझे 22 लाख का बेचूंगी। महरीन 1,76,000 मुझे दाचे जाते पकड़ा दे। महरीन ने फरहीन को 1,76,000 एडवांस पकड़ाया ऑन 1 जून 2020। महरीन का दिया हुआ 1,76,000 फरहीन ने कब्जा कर लिया क्योंकि महरीन ने इनकार कर दिया था टू परचेज द प्लॉट। और आखिर ही किस्म की लड़ाई हुई, फरहीन के बाल महरीन के हाथों में और महरीन के बाल फरहीन के हाथों में, और 1,76,000 फिर भी फरहीन ने महरीन को वापस, और महरीन रोते हुए घर चली गई। तू उधर ही था ना? अच्छा, तो 1,76,000, so 1,76,000 falls under the definition of कितना आना था? 22 लाख। लेकिन सिर्फ कितना आया? और कौन मुकर गई? महरीन। और फिर कौन पैसे देने से मुकर गई? फरहीन। ये किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। फॉरफिटेड डिपॉजिट। जिंदगी गुजर जानी है फॉरफिटेड के स्पेलिंग नहीं आने में। फोर में ये नहीं आंदा। फॉरफिटेड डिपॉजिट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ रेंट। जी बोलें। 170। अच्छा, कोई साथ वाला किसी फिगर को देखते हुए ऐसे हो रहा हो ना, तो समझ जाए उसने प्रॉपर्टी का चैप्टर नहीं पढ़ा। आप ऐसे ही परेशान हो रहे होते हैं उसकी शक्ल को देख के। वो देख, अंडरस्टैंड इज तरतीब से लिखते 176,000। ओके, गॉट इट? ये नीनो इज कमिंग। तूने नमाज पढ़ी, तूने उसके खाना खाया, उसके पता नहीं क्या क्या किया, फिर आया, फिर भी तुझे नीनो आ रही है। पॉइंट नंबर 3, बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के। ऑन 1 दिसंबर, कोई इंशाल्लाह मौका हम नहीं जाने देंगे। ऑन 1 दिसंबर 2017 she had acquired furnished office on monthly rent of 5,000। वो रेंट दे रही है, ले नहीं रही, रेंट दे रही है। उसने 5,000 पे रेंट देके अपने जाती इस्तेमाल के लिए एक ऑफिस स्पेस ली and had paid a non-refundable amount of 20 लाख to the previous किराएदार for vacating the office। जब उस ऑफिस में गई तो एक पुराना किराएदार बैठा हुआ था। उस पुराने किराएदार को फरहीन ने कहा, जान छड़, ये जगह खाली कर। बाजी हण नहीं, बाजी ने कहा 20 लाख। उसने कहा सुबह से जा रहा हूं। तो सवाल समझे आपने? तो वो बस चला गया। तो कब्जा छुड़वाने के कितने पैसे दिए फरहीन ने उस बंदे को? 20 लाख। इसी साल ड्यूरिंग द ईयर, वो तो बड़ी पुरानी कहानी है ना, 1 दिसंबर 17 की, 3 साल पहले। 3 साल पहले फरहीन ने 20 लाख दे के कब्जा छुड़वाया था। ये फरहीन की पेमेंट थी। इस साल फरहीन के पास आया शहरोज। शहरोज ने कहा, बाजी जान छड़, छोड़ दे इस घर को, जा जा इधर से निकल, खुदा के लिए दफ्तर में करती करती तो कुछ है नहीं, चल निकल इधर से। शी रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ 24 लाख। ये तो ऑफर है सिर्फ। अच्छा, एक्सेप्टेड, सॉरी। शी रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ 24 लाख फ्रॉम शहरोज। शहरोज ने कहा, बाजी जाएं, 24 लाख रुपए लें। उसने कहा, मैं सुबह से तैयार हूं, जा रही हूं। Which she accepted। उसने कहा, मरहबा या शेख या शहरोज या अखी, मरहबा। 24 लाख जेब में डाल लिया फरहीन ने। एंड रिसीव्ड द अमाउंट ऑन 1 मार्च 20। 1 मार्च 20 को। इसका महीनों से कोई ताल्लुक नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का चैप्टर जो हमने पढ़ा था जिंदगी के एक मोड़ पर। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, एटलीस्ट हमें तो याद है वो जरा जरा। What is the amount received by फरहीन for vacating the possession? फरहीन को कितने पैसे मिले हैं? 24 लाख। Reduced by any amount paid by फरहीन to acquire the possession। उसने पे कितने किए हैं? अगले 9 साल इन। अच्छा, आप बताएं जी 2020 में मुझे आया कितना?
2020 में मुझे आया कितना? अच्छा, इसमें ऑलरेडी टैक्स वाला चक्कर नहीं होता, क्योंकि उसमें हम पुराने किराएदार से भी ले रहे होते हैं, नए किराएदार से भी ले रहे होते हैं। इसमें ऑलरेडी टैक्स वाला चक्कर नहीं होता। इसमें हम आज कब्जा छोड़कर पैसे ले रहे हैं और कल कला को कब्जा छुड़वाने के लिए पैसे दिए थे। वो 20 लाख उसके लिए अदर सोर्स, वो मैं बात सॉरी नहीं करना चाह रहा था, वो 20 लाख उसकी होगी। तो हमारा लॉ क्या कहता है कि बताएं कब्जा छोड़ते हुए हमने कितने पैसे लिए? कब्जा छोड़ते हुए हमने कितने पैसे लिए? और जब कभी हमने किसी से कब्जा छुड़वाया था उसको कितने पैसे दिए थे? तो 24 लाख और 20 लाख का डिफरेंस लें, 4 लाख हमें खुशी आई है, लेकिन इसको फौरन इनकम में नहीं डालना, इसको आहिस्ता आहिस्ता इनकम में। सब टोटल कर लें, ऐसा करना है तो 2 लाख, 1 लाख 20,000। अच्छा, कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर वेकेटिंग द पोजीशन ऑफ बिल्डिंग। The consideration received by Farheen for vacating the possession of building. So what is the consideration received? 24 lakh. What is paid? 20 lakh divided by 10. So what is the jawab? 40,000. ओके, अच्छा ये 5,000 का तो कुछ नहीं करेंगे। 5,000 बस इधर ले आओ ना कैमरा। 5,000 तो इसकी जेब से बस कराया जाता रहा होगा जब तक ये ऑफिस इसका है। ये 5,000 इसकी बिजनेस इनकम में लेस हो सकता है अगर उसका डेटा दिया होता। पता नहीं अब वहाँ बिजनेस ऑफिस में कर रही है नहीं कर रही है, या सो जाती है उधर जाके, ये तो अल्लाह ही जानता है। अब हम क्या करें? 5,000 अगर माइनस करना हुआ तो वो फिर उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस से माइनस करेंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए इसने ऑफिस किराए पे लिया हुआ है, तो इसलिए 5,000 को तो शायद कुछ भी नहीं करेंगे। चलें आगे। अच्छा, बस ये कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी प्रॉपर्टी में मौजूद हैं और नया किराएदार वहां आना चाह रहा है। अब आप ओनर को कह चुके हैं कि नहीं यार मुझे तंग ना किया करो, मैं नहीं इधर रहने, लेकिन ओनर ने कहा आपकी मर्जी, आप अगले से लड़ लो। अगले ने आपको फौरन 24 लाख दिखाया, आपने कहा नहीं मैं छोड़ देता हूँ। तो फरहीन ने जब ये छोड़ा तो उसको 24 लाख मिला। कल कला को पास्ट में कभी फरहीन ने भी किसी को पैसे देके ये छुड़वाया था, उस वक्त फरहीन की जेब से कितना गया था? तो नेट फरहीन के पास कितना आया? 4 लाख। हमारा साल खत्म होने से 9 महीने पहले उसने एक फैक्ट्री इनहेरिट की है फ्रॉम हर अब्बू। अच्छा, ये फैक्ट्री इनहेरिट की है ना, तो परेशान करने के लिए आपको इसकी फेयर वैल्यू भी दे सकता था। वो हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। इनहेरिटेड चीज़ को किसी इनकम में नहीं डालते, बस वो तो किसी के मरने पे आपके पास आ गई ना, वो तो आपकी इनकम नहीं है, वो तो बोलता मरने पे गम हुआ, लेकिन चलें चीज़ तो आ गई आपके पास, लेकिन उसको किसी हेड में नहीं डालेंगे। इस तो बहरहाल इस सवाल में तो उसने पुराना मशीनी की फेयर वैल्यू भी नहीं दी। किसी सवाल में देगा तो फिर देख लेंगे कि इनहेरिटेड चीज़ की फेयर वैल्यू। फिलहाल उसने इनहेरिटेड चीज़ का क्या किया है? यकम अक्टूबर को उसके अब्बू की डेथ हुई है, जिसकी हाँ अब्बू की हुई है। अब्बू की डेथ हुई और उसको अब्बू की डेथ होने के बाद एक प्लांट मशीनरी मिल गई, उसको उसने यकम दिसंबर से किराए पे दे दिया। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7 महीने ये किराए पे रहा है। तो 5 लाख ज़रब 7 विल बी माई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो रेंट फ्रॉम बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, ये टुगेदर लिखा हुआ है।
रेंट फ्रॉम बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, व्हाट इज दिस? कितनी? 5 लाख। अबू की डेथ किस दिन हुई? यकम अक्टूबर को। जिस दिन उसे प्रॉपर्टी चले फर्ज करें उसी दिन इनहेरिट हो गई, लेकिन उसने किराए पे कब दी? 5 लाख जरा 7 मंथ्स जी 35 लाख। ये फॉरफिटेड डिपॉजिट किसका था? प्लॉट का, लैंड का। प्लॉट एक ही बात है। क्लियर? चलिए आगे। ऑन 15 नवंबर 2019 On 15 November 2019, he received income tax refund of 1,80,000 related to tax year 2017. उसे 2017 का इनकम टैक्स रिफंड मिल गया, इनकम टैक्स वापस मिल गया। इसमें एडिशनल पेमेंट मिली है जो कि डिलेड रिफंड की वजह से थी, वो है 30,000। तो हमने अदर सोर्स में पढ़ा था कि रिफंड इनकम में नहीं जाया करेगा, एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड, यानी शायद मुर्गी इनकम में नहीं जाएगी, मुर्गी का अंडा फ्रॉम मुर्गी शायद इनकम में जाएगा। तो पूरा 28 मिलियन हम इनकम में नहीं लेके गए थे, 28 मिलियन तो सॉरी खर्चा था, 28 मिलियन में से 8 मिलियन हमें रिफंड मिला था, लेकिन 8 मिलियन की बजाय ज्यादा मिल गया था 8 पॉइंट, तो सिर्फ 0.4 को हम लेके गए थे। तो छोटे बड़े अगर बात भूली भी है, सादा सी बात है, अगर आपको कोई भी टैक्स रिफंड मिले, वो इनकम टैक्स नहीं, कोई भी टैक्स दुनिया का रिफंड मिल जाए, उस रिफंड में जो एक्स्ट्रा पेमेंट आपको मिली है ना, जिसे इंटरेस्ट कह सकते हैं, वो आपकी जाएगी इनकम फ्रॉम, तो खाली 30,000 को लेके जाएंगे। डिलेड रिफंड नहीं, एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड। ये तो गलत बोल दिया, डिलेड रिफंड, एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड जी 30,000। 3690 जी। रिपेयर अलाउंस कैसे निकालें अब? भाई बिल्डिंग की सारी चीजों पर आपने रिपेयर अलाउंस निकाला करना है, और लैंड अगर आपने किराए पे दे दी तो उस पर आपने रिपेयर अलाउंस, या लैंड का फॉरफिटेड डिपॉजिट हुआ उस पर आपने रिपेयर अलाउंस, बस सादा सी बात। बिल्डिंग की सारी चीजों या फ्लैट की सारी चीजों पे रिपेयर अलाउंस निकालना है, लैंड या प्लॉट पे रिपेयर अलाउंस। आप बताएं ये रेंट किसका था? हाउस का। ये बिल्डिंग यानी हाउस बिल्डिंग, ये भी रेंट हाउस का था, ये भी नॉन एडजस्टेबल एडवांस उसी का था। ये फॉरफिटेड डिपॉजिट लैंड का था, इस पे रिपेयर अलाउंस नहीं निकालना। बाकी 3 फिगर्स पे क्या निकालना है? इनको टोटल कर लें, टोटल वैसे कर लें, कोई नहीं। एक सब टोटल यहां भी कर सकते हैं आप, कुछ लोग सब टोटल यहां करके एक ग्रैंड टोटल कर लेंगे, वो जरा आसानी हो जाएगी, लेकिन ठीक है इधर टोटल मार दें। 2426,000। इस न्यूमेरिकल के बाद तो अब अगले टेस्टों के अंदर ये बहाना नहीं मारेंगे ना, हमें न्यूमेरिकल बड़े वाले कराए नहीं और बड़े बड़े दे देते हैं टेस्ट में, ये बहाना तो नहीं मारेंगे ना। ये सारी कहानियां होती हैं, ये कहानियां नहीं करानी है आपने। ओके, समझ आ गया? ये पूरा वाला न्यूमेरिकल हो गया, बड़ा वाला लेस रिपेयर अलाउंस 1575,000 52 प्लस 1। अच्छा, जैसे निकालें, कुछ लोग माशाल्लाह तेज बच्चे होते हैं, वो करेंगे 2426,000 माइनस 176,000, बस इन तीनों को टोटल करना है इंटू 1/5, 4,50,000, 1976,000। ओके, जी सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? अंडर द प्रोविजंस ऑफ खालूजी का ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर,
कंप्यूट द टोटल इनकम, ओनली द टोटल इनकम। कुछ बच्चों ने इसका टैक्स भी निकाला था। हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो बस टोटल इनकम उसने मांगी है। बाजी का नाम मिस्टर फरहीन, मिस कर दें, मिसेस कर दें, मिसेस फरहीन, मिस, डू नॉट मिस फरहीन। अच्छा, मिस फरहीन, मिस्ड फरहीन, मिस फरहीन, सॉरी, अजीब अजीब ऐसे बातें कर। मिस फरहीन, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन नहीं, बस टोटल इनकम टैक्स ईयर 2025-20। यहां भी आईएफपी लिखना है या पूरा इनकम प्रॉपर्टी लिखना है? और अगर सीए कर लिया तो एब्रीविएशन में लिख सकते हैं 36900000। जिन्होंने टैक्स लायबिलिटी निकाली उन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती वक्त को so it is my total income, whatever it may be, whatever it may be। ये सिखा दूं करना टोटल, या ये कर लेंगे? ये देख लें, अगर करना है तो बता दें, मैंने तो नहीं करवाना। ये प्रिंसिपल साहब से सीख लें अगर आप जाके प्रिंसिपल रूम में टोटल करना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वट एवर इट मे बी। मैं क्या छोड़िए, वट एवर इट मे बी, इसकी अंग्रेजी उर्दू तरह करवा लीजिएगा। चलें, अब साथ वाले के कंधे के ऊपर थोड़ी देर के लिए थपकियां दें। दूर वाला कंधा, ये करीब वाला नहीं, दूर वाला जो उस साइड वाला कंधा है, थपकी दें जरा। एक ऐसी वार्म फीलिंग आए, उसको याद रहे। जिसके साथ कोई नहीं बैठा हुआ, फ्रंट रो में किसी को थपकी दे, फ्रंट रो में, हाइब्रिड फ्रंट रो में थपकी दें कंधे पे, अगर कोई नहीं साथ बैठा हुआ तो। चलें, साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, मुस्कुरा के, थोड़ा सा गुस्से से देखें आप, थोड़ा मुंह बनाएं। चलें चलें, आप उसको बताएं कि ईद पर बकरा कैसे बोलता है। क्या फर्क पड़ता है इससे? छोटी छोटी चीजें, खुशियां हैं। वापस आ जाएं जिथे दी। बी प्रोफेशनल गाइस, ट्राई टू बी प्रोफेशनल। अच्छा भाई, कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि पैसे पुसे मंगवा लें घर से, कल इंशाल्लाह बुक हो सकते हैं आज रात तक। जैस कैश करवा लें। 5000 की तो होनी नहीं, इतनी तो महंगी होनी नहीं। आपके फोन से तो सस्ती होगी। फोन कितने वाला रखा हुआ है? 50,000, 1.5 लाख वाला, 15,000 वाला। फोन से सस्ती होगी इंशाल्लाह, फोन से सस्ती होगी। फोन का जितने की केसिंग आप लेते हैं। अच्छा, कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। एक हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी से मुराद वो कंपनी होती है जो पब्लिक नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। पब्लिक कंपनी की हमने लिस्ट पढ़ी थी। पब्लिक कंपनी वो होती है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने 50 से उससे ऊपर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 50 से उससे ऊपर, फॉरेन गवर्नमेंट ने 50 से उससे ऊपर, या वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हो और किसी भी साल के आखिरी दिन, और उसके शेयर किसी भी दिन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हुए हों, या वो यूनिट ट्रस्ट हो, पता नहीं कोई लफ्ज़ लिखा हो, हाँ किसी यानी कि वो यानी कि किसी कंपनी ने उसको ओन किया हो 50 या उससे ऊपर, और फिर गवर्नमेंट ने उसको, और वो गवर्नमेंट भी फॉरेन गवर्नमेंट, और वो दरमियान वाली कंपनी भी फॉरेन कंपनी।
अच्छा, कल हमने एक और बात पढ़ी थी सेक्शन 37A में, वो हमने ये पढ़ी थी कि नोशनल एक्सपेंसेस भी माइनस करने की इजाजत है। यानी सेक्शन 37A की एक कैरेक्टरिस्टिक थी कि हम नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। नोशनल एक्सपेंसेस का मतलब है कॉस्ट का और सेल प्राइस का लेंगे 0 पॉइंट, लेकिन ये सिर्फ सिक्योरिटीज के केस में है। सिक्योरिटीज से मुराद क्या था? पब्लिक कंपनी के शेयर्स। चलें, आज हम सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। सिक्योरिटी से मुराद ये नहीं कि वो जो सिक्योरिटी आप सिक्योरिटी रखवा दो और ये वो, सिक्योरिटी बस एक लफ्ज है। जैसे उधर कैपिटल एसेट है सेक्शन 37 में लफ्ज, तो इधर क्या लफ्ज है? सिक्योरिटी। कैपिटल एसेट में आया था प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और ज्वेलरी वगैरह, और इधर आए हैं पब्लिक कंपनी के शेयर्स। लेकिन सिक्योरिटी में सिर्फ पब्लिक कंपनी के शेयर्स नहीं है, सिक्योरिटीज में पब्लिक कंपनी के शेयर्स भी हैं, वाउचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन भी हैं, मुदारबा सर्टिफिकेट्स भी हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल भी है, डेट सिक्योरिटीज भी हैं, और यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी हैं, और डेरिवेटिव। अब इन नामों को बस याद करना है, जैसे आपने कल याद किया था पेंटिंग, स्कल्पचर, जैसे उन नामों को याद किया था ना, तो इन भी नामों को याद करना है। अब ये सारे नाम ऐसे हैं कि इनमें से बहुत से नाम सीए फाइनल के अंदर पढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए आई कैप को किसी ने मशवरा दिया कि आई कैप, अगर आपने ये नाम डाल दिए हैं तो इनकी डेफिनेशन भी डालो। आई कैप ने कहा पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन तो हमने डाल दी है सिलेबस में, वो तो आपको चैप्टर 5 में मिल जाएगी। फिर उसके बाद ये पेज निकाल लें, जो भी एक निकाल लें एक दफ़ा फाइनल। हाँ, गुड। अच्छा, इसके बाद आई कैप ने डेट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन भी दे दी, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, कोई लॉजिक भी नहीं थी देने की। फिर आई कैप को थोड़ी शर्म आई, इसने डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन भी दे दी। बस क्या होते हैं वाउचर्स ऑफ पीटीसी, क्या होते हैं मुदारबा सर्टिफिकेट, क्या होते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, क्या होते हैं यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आई कैप ने ये बताने की जहमत नहीं की। उसने कहा कि सिक्योरिटीज ये हैं और उन सिक्योरिटीज में डेट सिक्योरिटीज ये हैं। असल में पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदने से मुराद होता है आपने किसी कंपनी के मालिक बन गए हैं, और डेट सिक्योरिटीज होता है कि आपने उसको लोन दे दिया है। ठीक है, लोन गिवन, लोन गिवन, तो आपने उसको लोन दे दिया है। डेट सिक्योरिटीज ये होती हैं, और शेयर्स ये होते हैं कि आपने पैसे दे के क्या खरीद लिए हैं? शेयर। और लोन गिवन ये होता है कि आपने पैसे दे दिए हैं और अब आपके लोन वापस लेने का हक है। और शेयर खरीदने का मतलब ये होता है कि आपने उस कंपनी के मालिक बन गए हैं, और जब कंपनी बंद होगी तब भी आपके पास कुछ ना कुछ पैसे कंपनी से जरूर आएंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लोन देने के कई तरीके हैं और इसके कई नाम हैं। स्पीड देखिएगा आप। कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी सच एज टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, सुकूक सर्टिफिकेट, सर ये कंप्लाइंट बॉन्ड, रजिस्टर्ड बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट, ऑल काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय पाकिस्तानी और फॉरेन कंपनीज इन पाकिस्तान, गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटी सच एज ट्रेजरी, फेडरल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, फॉरेन करेंसी बॉन्ड, गवर्नमेंट पेपर, म्युनिसिपल बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, ऑल काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो बस भाई ये याद करने हैं। और अगर कोई बंदा ये चाहता है कि इनको थोड़ा थोड़ा ज़रा बता दें, थोड़ा सा सर ज़रा ज़रा बताएं तो सही होते क्या हैं, तो वो ठीक है। जब सिलेबस ख़त्म हो जाए और उसके पास टाइम हो तैयारी के बाद, तो हमारे पास आ जाए इंशाल्लाह। पेपर देने से 2-3 दिन पहले आ जाइएगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, रिवीजन छोड़ दीजिएगा, ये चीज़ें डिस्कस। तो फ़ायदा कोई नहीं ना इन चीज़ों के डिस्कस करने का। साल हर साल से बच्चों को कहा जा रहा है बस ये नाम याद कर लें, तो फिर भी 2-4 बच्चे क्लास के बाद नहीं सर ये ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, तो थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा बता दें। भाई आई कैप को ईमेल करें जरूर, हम आपको समझाएंगे ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, पूरा आपको मिसालें देकर समझाएंगे। क्या फायदा है इनके ऊपर टाइम जाया करने का। ये बिल्कुल उसी तरह है तो कोई क्लास के बाद आती है ड्राइंग क्या है, पेंटिंग क्या होती है, क्या पेंटिंग, कॉइन, कॉइन क्या होता है, कैसा होता है, और भाई वो नाम याद करने हैं बस। तो ये भी क्या करने हैं? नाम याद। तो प्लीज मेरे पास अगर कोई आया कि ये जो है वो मुझे बताएं, तो ठीक है, हम आई कैप को आपके सामने ईमेल करेंगे कि स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग कि ये सारी डेफिनेशंस भी सिलेबस में डाल दीजिए, क्योंकि हमारे पास खुला टाइम है। तो याद करें 1 मिनट में जरा ये सारे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
आपको मुझे कहना चाहिए था प्लीज पढ़ाया कि हम घर जाके याद कर लेंगे, और वैसे भी उर्दू में पेपर आने, हमने तो उर्दू में ही याद करना है। और कुछ अजीब बच्चे हैं क्लास के, सर ये याद करने सर मैं, और ये सर नहीं, और मोबाइल पे आधा घंटा वो लगा रहेगा। इधर इधर खड़े होके मोटरसाइकिल में खड़े खड़े आधा घंटा लगा देते हैं, मैंने देखा अपने दोस्तों के साथ। अब वो खड़े होते हैं, ओ यार चल यार, ये लात होते हैं। इधर इधर बाहर एडमिशन ऑफिस के बाहर खड़े होके आधा घंटा हमने देखा। और बाल बच्चे ठीक, कहते नहीं मेरी शादी में, अच्छा मेरी भी नहीं हुई, लगे हैं आधा घंटा ये लगे हुए हैं। अच्छा कौन सा इलाके, अच्छा माशाल्लाह, कौन सी आपके इलाके की अच्छी थी, माशाल्लाह, कब से सीए शुरू, लगे ये नहीं याद करेंगे जी, टाइम नहीं होता सर, पता नहीं क्या क्या चक्कर है सर। और जिन्होंने करा वो कर करके 2 अटेम्प्टों के अंदर 4 पेपर देके बैठे हुए हैं। ओके, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, ये तो आपने याद ही करनी है, डेट सिक्योरिटीज बस। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मिसाल के तौर पे पीटीसीएल कंपनी है, इसने 90% शेयर्स बाय किए हैं मिसाल के तौर पे यूफोन के। तो यूफोन को कहा जाएगा ये पीटीसीएल की बीवी, नहीं बीवी तो नहीं, कंपनीज में ये नहीं होती कि पीटीसीएल ने यूफोन से शादी कर ली, अल्लाह ने रॉयल फैन दी, ऐसा तो नहीं होता ना, ये तो सही बातें तो नहीं है। अच्छा, तो पीटीसीएल की सब्सिडरी है यूफोन, तो अगर पीटीसीएल के शेयर्स बाजार में अप जा रहे हैं तो यूफोन के शेयर्स भी ज्यादा चांस होगा बाजार में अप जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता है जब बाप मजबूत हो रहा है तो फिर बेटा को भी बाप सपोर्ट करेगा जब कभी जरूरत पड़ी। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है एक चीज अपनी कीमत किसी दूसरी चीज से क्या करती है, डिराइव करती है। जैसे अक्सर दुकानदार कहते हैं ये बहुत महंगा हो गया जी, क्या हुआ जी, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। और भाई तो जूते क्यों महंगे बेच रहा है, कहता जी मैं कराची से मंगवाता हूं जूते, पेट्रोल की प्राइस महंगी होगी। तो इसका मतलब है जूतों की प्राइस ने पेट्रोल की प्राइस से अपनी कीमत क्या की, डिराइव की। तो बहुत सी चीजें हैं बाजार में जिसमें एक चीज की कीमत दूसरी चीज की कीमत की वजह से कभी कभी बढ़ जाती है। क्लियर हो गया, ठीक है। कबाब वो उसकी बर्गर की कीमत केचप की वजह से बढ़ जाएगी, केचप बहुत महंगी होगी इस वजह से बर्गर। क्लियर। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कौन से क्या होती हैं, जो अपनी कीमत दूसरे की कीमत से डिराइव करती हैं। नोट करेंगे, माथे पे नोट किया करें साथ वाले के, आप हर दफा ही किताब पे नोट करते हैं, अपने माथे पे नोट करें साथ वाले के। फ्री फ्री माथा लेके चला जाता है घर। इन्होंने लिख लिया, इन्होंने 3rd नंबर पे देखें, लिख लिया, साथ साथ ना लिखा करें, जब मैं कहूं तब लिखा करें। तो लिखें यूफोन के शेयर्स पीटीसीएल के शेयर्स से अपनी कीमत डिराइव करेंगे। यूफोन के शेयर्स पीटीसीएल के शेयर्स से अपनी कीमत डिराइव करेंगे। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, भाई एक ज़माना होता था हमारे ज़माने में, पता नहीं आप लोगों के ज़माने में तो क्या होता है, आराम से पढ़ पुढ़ के हम आज का फारिग हो जाते थे, पिछला भी रिवाइज कर लेते थे, फिर सोच रहे होते थे आप पढ़ें क्या। आप लोगों के पास भी ऐसा ज़माना आ गया हुआ है ना, यानी आज का पढ़ के आप फारिग हो गए, फिर आपने ज़रा अदर सोच चैप्टर 4 को नज़र मारी, अरे ये तो आता ही है, फिर अगले दिन आपने प्रॉपर्टी को नज़र मारी, यार ये तो आता ही है, फिर अगले दिन आपने
वेले बैठे होते हैं, पता नहीं आप करें क्या। इस तरह हो रहा है आप लोगों के साथ, एक दो के साथ हो रहा है, हाइब्रिड में किसके साथ हो रहा है इस तरह, ये कर के वेले बैठे होते हैं, समझ नहीं आ रही होती क्या पढ़े, नहीं हो रहा इस तरह भाई ये। अच्छा लेट जाते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मींस आ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। अच्छा शेयर्स ईटेबल होते हैं ना, भूख लगी हो शेयर खा लो थोड़े से, ये लो पीटीसीएल के शेयर खा लो, ईटेबल प्रोडक्ट होती है। उंगली से मुंह से निकाल के देखो ना, उंगली इधर से ना टेस्ट किया करो, तो दरमियान से करो, ज्यादा मजे। अच्छा तो शेयर्स ईटेबल प्रोडक्ट होते हैं या फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं? फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, यानी इसके पीछे मनी छुपी होती है, पैसे छुपे होते हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मींस अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट व्हिच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग सिक्योरिटी। अंडरलाइंग सिक्योरिटी से मुराद हमारी क्या है? पीडीसीएल के शेयर। और फाइनेंशियल प्रोडक्ट कौन सी है इधर? Derivative products means a financial product which derive its value from another security. Maybe Tritidon, maybe Tredidon, maybe Tredidon। हो सकता है ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हो सकता है ना होते हो, मे बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज और मे बी नॉट। मे बी नॉट उसने नहीं लिखा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जाहिर बात है। मे बी का मतलब है जरूरी नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो। बॉलपेन का ढक्कन गिर गया, ठीक है, दूसरी वाली ले लिया। और जूते भी भाई तस्मों के बगैर वाले नहीं, अब टाइम नहीं जिंदगी में, आप तस्मे ही बांधते रहते हैं। एंड इंक्लूड्स डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, इंक्लूड डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कुछ लोग आए, उन्होंने आईकैप को कहा, आईकैप सर डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन डालो सिलेबस में। आईकैप ने कहा टाइम नहीं, पहले बाकी रिवाइज कर लो। ये भी कोई होगी चीज, अब याद कर लें इसको। साइड पे किधर बोलें डिलीवरेबल, मुंह इधर करें फ्यूचर, दरमियान में करें कॉन्ट्रैक्ट। अब बोलें क्या बोला था? डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। याद हो गया भाई, इतनी सी बात होती है, आपने ऐसी टेंशन ली हुई चीज़ों। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा भाई मैं दोस्त को मैसेज करूं, आपको क्या सुन रहे थे आप? बोनस शेयर्स, बोनस शेयर ये होते हैं कि कंपनी अपने ही शेयर होल्डर्स को और शेयर दे देती है, अपने ही शेयर होल्डर्स को। बोनस डिविडेंड भी कहते हैं इसको। FR1 पढ़ें आप, तो उसके अंदर इंशाल्लाह आप पढ़ लेंगे बोनस शेयर्स, और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था, माइक्रो में मैक्रो में। अच्छा बोनस शेयर्स और बोनस यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स हमने बताया था, यानी ऐसा एक अरेंजमेंट होता है, वो जो यूनिट ट्रस्ट पड़ा था, जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स कुछ लोगों का पैसा अपने पास रखते हैं और पैसा रखने के बाद उसको स्टॉक एक्सचेंज में या कहीं जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो यूनिट होल्डर्स को और यूनिट मिल जाएं, ये भी बोनस शेयर्स ही होते हैं। बोलें यूनिट होल्डर्स को और यूनिट मिल जाए। अगर आपने कंपनी के शेयर खरीदे हुए तो आपको और शेयर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने एक्सपर्ट्स को पैसे दे के स्टॉक एक्सचेंज में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो पहले से आपके पास यूनिट्स हैं, तो थोड़े से, बस कोई लिखने की जरूरत नहीं, लिखना है तो लिख लें। यूनिट होल्डर्स को मुफ्त में यूनिट्स मिल जाते हैं, यूनिट होल्डर्स को मुफ्त में यूनिट्स मिल जाते हैं। डन, चलें आगे। सही जा रहा है ना, तैयारी शरी सही जा रही है ना? उर्दू में याद कर रहे हैं ना घर जाके? कितने लोग याद कर करके लिखे हैं, रजिस्टर भर दिए, किलो के एतबार से सफ़े लाए हैं, 3-4 किलो उर्दू बाजार से, और लिख लिख के सफ़े भर दिए।
रट्टे क्या मतलब, रट्टे क्या मतलब, कॉन्सेप्चुअल बात है ना पूरी, ये रट्टे वाली क्या बात है इसमें। 30-26। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट के पास 70% शेयर्स थे और फेडरल गवर्नमेंट के पास 45% शेयर्स हैं। Shares of public company shall be considered as security only if such company is a public company at the time of। जो बंदा यहां शेयर बेचेगा उसने तो पब्लिक कंपनी के शेयर बेचे हैं, लेकिन जिस बंदे ने इस दिन शेयर बेचे, इस दिन तो फेडरल गवर्नमेंट के पास शेयर सिर्फ कितने थे। क्या वजह बनी होगी वैसे, फेडरल गवर्नमेंट के पास 70% शेयर थे, आखिरी 2-3 महीने में सिर्फ 45% रह गए, क्या वजह बनी होगी। किसी को बेच दिए होंगे, फेडरल गवर्नमेंट ने किसी को बेच दिए होंगे, बाकी शेयर आम लोगों के पास होंगे। आप तो आप बता दें, आई सोल्ड शेयर्स ऑन दिस डेट, मैंने इस दिन शेयर्स बेच दिए। आई सोल्ड शेयर्स ऑन दिस डेट। अब मेरे पे कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 37। वाई, बिकॉज इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी के शेयर्स होने के लिए शर्त है कि जिस दिन आप शेयर बेचने जाएं उस दिन भी वो कंपनी, आपने खरीदे तो शायद इस टाइम हो, लेकिन सेल कब की है जब वो पब्लिक रही नहीं। समझ आ गई बात। तो जब आप खरीदते थे वो पब्लिक है, जब आप बेचने गए वो पब्लिक है ही नहीं, प्राइवेट है। तो आप बताएं आपका गेन कहां चार्जेबल होगा। इधर लिख लेना, बॉट इस दिन किए थे आपने, तस्वीर। चलें, तो बताएं अगर एक बंदे ने जिस वक्त शेयर बाय किए थे वो पब्लिक कंपनी के थे, लेकिन जब बेचे तो वो प्राइवेट कंपनी हो चुकी थी, तो फिर क्या होगा, सेक्शन 37 लगेगा। सेक्शन 37 का क्या मतलब है, नॉर्मली जी में जाएंगे, सेपरेट ब्लॉक में जाएंगे। लें जी, खोदा पहाड़ निकला चूहा। गेन ऑन सिक्योरिटीज इज चार्जेबल एज आ, कल भी हमने न्यूमेरिकल में सीखा। सेपरेट ब्लॉक का क्या मतलब होता है, इसमें नॉर्मल टेबल 1-2 वाले रेट लगेंगे या सेपरेट रेट लगेंगे। कल हमने कौन से रेट लगाए थे। कोई ऐसा बच्चा है पूरी क्लास में, तीनों क्लासों में, कोई ऐसा बच्चा जो ऑनलाइन में, जिसने ये सवाल कल वाला घर जाके भी किया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस ये दरख्त सिंदा सितारे हैं जो कल क्लास में किया था। हाँ, वो वाला जरूर किया करें, और आज ये फरहीन वाला भी जाके करना है, ठीक है। अच्छा जी, देयर मे बी अ लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बेचने पे हो सकता है कभी जिंदगी के किसी मोड़ पे बातें करते हुए लॉस आ जाए। कर ली बातें, चलें सीए कर लें। एग्जाम्पल, मिस्टर अयाज ने सोल्ड कर दिए शेयर ऑफ फॉलोइंग लिस्टेड कंपनीज इन टैक्स ईयर 2023। टैक्स ईयर 2023 में अयाज ने लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचे हैं। गेन आया 10,000 और कंपनी बी के शेयर बेचने पे लॉस आया है। एक पे गेन आया, दूसरे पे लॉसा। लॉसा देखें, ये तो गेन ही है, ये 10,000 है, 10,000 12,000 को बर्दाश्त
नहीं कर सका। इतने गम आए कि सारी खुशियां खा, ओए साडी डायग्राम, इतने गम आए कि सारी खुशियां खा गए। खुशी 10, गम नेट गम 2000। Holding period in both cases is 10 months. Calculate the taxable income for gain on disposal of shares of company A is loss. What is net loss? अब ये ठीक है, कर लें अगला सफा जिस इसने करना। मैंने ऐसे किया, माइंड ना किया करें, आप ऐसे दिल पे ले जाते हैं। हम तो ऐसी थोड़ी सी बात करते हैं आपके साथ, हल्का फुल्का छेड़ने की इजाजत देना। अस्तगफिरुल्लाह तू मैं ना शरी। अच्छा आप मुझे आप ये बताएं कि शेयर्स बेचने पे गेन कितना आया 10,000 और लॉस कितना आया, नेट लॉस कितना आया। अगर उंगली मुंह से निकाल कर हम इस पे फोकस करें, इस शेयर में शायर कह रहे हैं अगर उंगली मुंह से निकाल कर हम इस पे फोकस करें तो कॉन्सेप्ट ये है कि क्या इस लॉस के साल में आपने टैक्स देना है? नहीं। हिलाया करें ना, ये जो पूरा 2-3 किलो का है हिलाया करें। क्या इस लॉस के साल में आपने टैक्स देना है? क्योंकि आपका क्या आ गया, लॉस। लेकिन अगर अगले साल, ये तो कौन सा साल है, ये कौन सा साल है, अगर अगले साल किसी कंपनी के आप और शेयर बेचें और आपको गेन आ जाए 50,000 2024 में, तो आप फिर ये पुराना 2000 माइनस कर सकते हैं। ज़कात के केस में हमने पढ़ा था अगर जवाब नेगेटिव आ जाए तो कैरी फॉरवर्ड, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड ये तो बड़े डिटेल से हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, इसलिए इसको मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं नोट करा। बस मैं आपको सादा सी बात बता रहा हूं, ये 2000 अगर इस साल माइनस नहीं हो सका तो फिर आप ऐसा करें, इसको 24 में माइनस कर लो, बोले 24 में माइनस कर लो, नहीं हुआ 25 में माइनस कर लो, बोले कर लो, रे को साइलेंट रखा करें। 24 में माइनस कर लो, नहीं हुआ 25 में माइनस कर लो, नहीं हुआ 26 में माइनस, नहीं हुआ चपेड़ 27 में कल्लो कल्लो नहीं, ये कल्लो प्रोग्राम इतना आसान नहीं है। ये कल्लो में लॉ की इजाजत होगी तो कल्लो कल्लो होगा, तो कितनी दफा कल्लो कल्लो होगा, कल्लो कल्लो कल्लो। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर कल्लो कल्लो कल्लो। कितने साल? ओके ओके गाइस, तो लिखें 2026 तक माइनस कर सकते हैं। उर्दू जुबान में लिखे ना, मादरी जुबान। अम्मी पाकिस्तान से ही है ना, जर्मनी से तो नहीं, इंग्लिश तो नहीं बोलती थी ना, उर्दू ही बोलती हैं, तो लिख लिखा ये जर्मनी से भी थी तो कोई ऐसा मसला नहीं भाई। तो 2026 तक माइनस कर लें, लिखा करें, रे को साइलेंट रखा करें जरा। 2026 तक माइनस कर लें, कर लिया। भाई देर आए दुरुस्त आए। अच्छा मैं आपको नहीं कह रहा था, आज का अजीब जमाना आ गया, मोबाइल पे सड़क पे जाते हुए वॉइस नोट में अस्सलाम वालेकुम बोलो तो साथ वाला वालेकुम सलाम बोल जाता है आपको, लेकिन पहले उसको ऐसे सलाम करना चाहिए जो गुजरा हो पास, जानने वाला हो या ना जानने वाला हो। लेकिन आजकल ऐसा जमाना आ गया, अनजान को सलाम करते हो जी भाईजान हालांकि सलाम तो हर एक को करना चाहिए। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ shall be set off only against from gain of any other। सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन में से माइनस हो सकता है। मतलब ये नहीं कि सिक्योरिटी का लॉस आप प्राइवेट कंपनी के गेन में से माइनस कर रहे हो। सिक्योरिटी तो कौन सी कंपनी होती है, पब्लिक। सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन में से, आहिस्ता से साथ वाले के कान में बोलें, सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन में से माइनस होगा। माय ब्रो बोले, सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन में माइनस होगा। आप उसे कान में ऊंची से बोले, और अगर तरा काट दो, और अगर ये माइनस ना हो सका इस साल, लॉस दैट हैज नॉट बीन सेट ऑफ इन द
ओ ओ चैप्टर 4 में ज़कात के केस में हमने क्या पढ़ा था? और इधर क्या पढ़ा है? ओ, उधर लिखा हुआ था कैरी फॉरवर्ड, और इधर क्या लिखा हुआ है? शैल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट। का मतलब होता है हमारा साल के बगैर अगले 3 साल। टू द सब्सिक्वेंट 3 टैक्स ईयर फ्रॉम द टैक्स ईयर इन विच द लॉस वाज फर्स्ट कंप्यूटेड। किस साल कंप्यूट हुआ है? 23। उधर होंठ हिला दें, अगर हैं अल्लाह ने दिए में हिला दें। 23 बोले जरा। 23 कुछ ज्यादा दांत तो नहीं नजर आ रहे ना, परेशान होते हैं दांत नजर आ जाएंगे। तो 23 की बजाय अगले 3 साल गिने तो 26 तक ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। However, ऊपर वाला बटन बंद करो। लॉस कैन बी एडजस्टेड, अच्छा टूटा हुआ है। लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट द गेन फ्रॉम, लेकिन जो लॉस आएगा अगले साल भी किस में से माइनस होगा? सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन में से माइनस होगा माय ब्रो। तो लॉस को कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? हाइब्रिड वालों, लॉस को कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 3 साल तक। और अगर ना कैरी फॉरवर्ड हो सका, और कैरी फॉरवर्ड करके किस में से माइनस करेंगे? सिक्योरिटी के गेन में से, सिक्योरिटी के गेन में से। ओके, अगले पेज पे आए, पेज 260। मुंह ना बनाया करें क्लास में। इन केस ऑफ अ मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शंस, इन के, हाँ जी, अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के ऊपर लॉस आ जाए तो यस, चैप्टर 14 का वेट करें। इन केस ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन वो होती है जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज से रूट हुई हो। और जाहिर बात है लिस्टेड कंपनी के शेयर्स तो कहां से रूट होते हैं? स्टॉक से। बेटा अगला सफा, पेज 260। ये किसी वजह से हम ये आज पढ़ नहीं सकेंगे, ये फिर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अगला सफा, इन केस ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग एनी सिक्योरिटी। मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन में क्या इन्वॉल्व हुई? सिक्योरिटी। नोशनल एक्सपेंस या रिपेयर अलाउंस, मुंह ना बनाए, ऐसे ऐसे बैठे। नोशनल एक्सपेंस इक्वल टू, कल 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 यस्टरडे वाला बोल रहा हूं। कल कल कौन सा वाला नोशनल एक्सपेंस माइनस किया था? 0. इन केस ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन, अगर मार्केट में ट्रांजेक्शन की, मार्केट का मतलब यानी स्टॉक एक्सचेंज से नीचे भी लिखा हुआ है। इन केस ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग एनी सिक्योरिटी, अ नोशनल एक्सपेंस इक्वल टू 0.5% ऑफ सेल प्राइस एंड 0.5% ऑफ कॉस्ट। दोनों को हमने जमा करके 0.5% लगाया था ना, इसलिए हमने दोनों को जमा कर दिया था। या बार बार एक दफा का 0.5 इंटू सेल, 0.5% इंटू कॉस्ट विल बी अप्लाइड इंस्टेड ऑफ एक्चुअल चार्जेस लाइक ब्रोकरेज, कमीशन। ब्रोकरेज क्या होता है? कमीशन ही। कमीशन क्या होता है? जिस बंदे से शेयर बिकवाए हैं, उस एजेंट को आपने कोई ना कोई क्या पे किया होगा? कहता है एक्चुअल चार्जेस माइनस नहीं करने। एक्चुअल चार्जेस माइनस नहीं करने। कल इसका सवाल करेंगे। एक्चुअल चार्जेस की जगह क्या करनी है? नहीं, इमोशनल नहीं, इमोशनल नहीं, नोशनल। कौन से चार्जेस माइनस करने? इंस्टेड ऑफ एक्चुअल चार्जेस लाइक ब्रोकरेज, कमीशन, लेवीज। लेवीज टैक्सेस होते हैं, इनकम टैक्स के अलावा कोई भी टैक्सेस जो आपने गवर्नमेंट को पे किए। एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल कौन से? जरूरी, कोई भी जरूरी खर्चे अगर आप करें तो
कैपिटल गेन के चैप्टर में कहता है अगर आप सिक्योरिटी बेचो मार्केट में, अगर आप सिक्योरिटी कहां बेचो, तो फिर ऐसी सूरत में आपने कौन से एक्सपेंसेस माइनस करने हैं? नोशनल एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट होंगे? 0.5% ऑफ सेल प्राइस एंड 0.5% ऑफ कॉस्ट। चलें जी, एक दो दोबारा पढ़ लें। ये क्या मतलब है? इंस्टेड ऑफ एक्चुअल खर्चे माइनस नहीं होंगे, एक्चुअल खर्चे माइनस नहीं होंगे। कल हम एग्जांपल करेंगे इसकी, एक क्वेश्चन 4 कल करेंगे। अच्छा, in case of market based transaction involving any security, a notional expense equal to 0.5% of sale price and 0.5% of cost will be applied instead of actual charges. Actual charges की मिसालें याद करें। नंबर 1 ब्रोकरेज, कमीशन, लेवी, अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। This notional deduction, however, does not apply to open-end mutual fund units or future contracts initiated by Pakistan Mercantile Exchange members. पता नहीं क्यों आउट ऑफ सिलेबस टाइप चीजें डालते हैं ये ICAP। ये लाइनें की कोई तुक नहीं, आपके सिलेबस में है ही नहीं। मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज वो होती है जिसपे गुड्स ट्रेड होती हैं, उस पर शेयर्स ट्रेड नहीं होते। मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज पूरे सिलेबस में कहीं नहीं है, इसने ऐसे ही मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज वाली बातें डाल दी हुई हैं। कहते हैं नोशनल डिडक्शन माइनस करने की इजाजत नहीं। ओपन एंड म्यूचुअल फंड भी हमारे सिलेबस में कोई खास नहीं है। ओपन एंड म्यूचुअल फंड यूनिट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान मर्केंटाइल स्टॉक। अब ये एक छोटी सी लाइन है, मेरा नहीं ख्याल है सच कोई सिग्निफिकेंस है। बहरहाल कोई रट्टा मार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अच्छा, यानी इन लोगों ने नोशनल एक्सपेंसेस माइनस नहीं करने। आज की आखिरी बात फॉर क्लैरिफिकेशन, कहते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए आपको मैं बताता चलूं, मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन। बस आज के नोट्स में लिखा होगा 2 पैरास ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन, यानी पूरे सफे पे आप कहीं कुछ लिंक, ताकि आपको पता चल जाए। हमने बस 2 पैरा पढ़े हैं ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन। फॉर क्लैरिफिकेशन, अ मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन रेफर्स टू अ ट्रांजैक्शन कंडक्टेड एट रजिस्टर्ड, क्योंकि पाकिस्तान में जो मार्केट है जहां शेयर बेचे जाते हैं उस मार्केट का क्या नाम है? फॉर क्लैरिफिकेशन, अ मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन refers to a transaction conducted at a registered stock exchange in or on the platform of National Clearing Company of Pakistan. कई दफा स्टॉक एक्सचेंज वगैरह का सिस्टम थोड़ा डाउन हुआ होता है, उसका सर्वर वगैरह, तो अगर ये भी साबित हो जाए ना कि आपने नेशनल क्लियरिंग कंपनी से शेयर कर लें, बंद सब कुछ नोट्स बंद कर बहुत डाल दूं, ठीक है जी। छुरी थल्ले सा ले लिया करें क्या आप लोग। फॉर क्लैरिफिकेशन, अ मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन, मुस्कुरा के पढ़ें, रेफर्स टू अ ट्रांजैक्शन कंडक्टेड एट अ रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्टॉक एक्सचेंज का सिस्टम बैठ गया होता है, बोला करें डाउन हो गया क्या मतलब? स्टॉक एक्सचेंज का सिस्टम, अक्सर आपने सुना नहीं, कंपनी बैठ गई है, कंपनी बैठ गई, बंदा बैठ गया, सीट बैठ गई है, कुर्सी बैठ गई है। कर लें बंद इनको, कहीं नोट्स में कर लें, अच्छी तरह कर लें और भी जिसने करना है कर लें, जो कुछ करना है कर लें, रख लें अंदर। मैं नहीं खत्म कराऊंगा। और ऑन दी PLATFORMOF दी नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड NCCPL डॉट। तो अगर आप अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से या NCCPL से रूट करा लेंगे तो इसको क्या समझा जाएगा?
मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन। तो अगर मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन होगी तो बताएं आपको क्या होगा, एक्चुअल खर्चे माइनस करने होंगे या नोशनल एक्सपेंसेस। नोशनल एक्सपेंसेस क्या होते हैं हाइब्रिड में भाई, फर्स्ट रो बैग, रेड वाला बैग कुछ चीजें रखी जा रही हैं, नाम लिख के लाइन का, चले छोड़ें आज छोड़ दें इंशाल्लाह कल से। तो 0.5% ऑफ सेल प्राइस भी करना है आप लोगों ने और 0.5% ऑफ कॉस्ट भी करना है। चलो लगाएं जी, गले लगाएं सारे बैग, पकड़े ऐसे।